हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एनपीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो पूरी दुनिया से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को एक तरीके से बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र को रोकना इसका उद्देश्य था, और एक प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन अक्रॉस द वर्ल्ड, इसको भी रोकना इसका एक प्रोग्राम था। 1967-68 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की जाती है, और हम इसमें देखते हैं कि साइन करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता है वेस्टर्न कंट्री के द्वारा कि 1 जनवरी 1967 के पहले के जो देश हैं वो एक तरीके से लेजिटिमेट देश होंगे न्यूक्लियर पावर को रखने के लिए, और उसमें इसके बाद जो भी देशों ने टेस्ट या परीक्षण किया होगा वो एक तरीके से इलिजिटिमेट देश माने जाएंगे। तो इस लिहाज से अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबरों को देखेंगे, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रसिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एक तरीके से इस प्रोविज़न के हिसाब से लेजिटिमेट हो जाते हैं न्यूक्लियर वेपन रखने के लिए, और इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया एक तरीके से इलिजिटिमेट हो जाते हैं वेपन रखने के लिए। उसमें अगर हम एनपीटी की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि टोटल 191 मेंबर हैं। सबसे पहले फिनलैंड ने इस चार्टर को रेटिफाई किया था। बाद में हम देखते हैं कि साउथ सूडान अभी भी इसका मेंबर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को बढ़ावा देने के लिए वेस्ट कंट्रीज़ के द्वारा बहुत सारी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ चलाई गई थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट आइजनहावर एटम फॉर पीस प्रोग्राम लेके आए थे कि एटॉमिक मिनरल्स का जो भी इस्तेमाल हो वो एक तरीके से पीसफुल यूजेस के लिए हो। अगर हम यूरेनियम इन्रिचमेंट की बात करें तो वेपन ग्रेड यूरेनियम इन्रिचमेंट अगर 20% से ज़्यादा होता है तो परमाणु बम बनाने के लायक हो जाता है। 20% से कम अगर यूरेनियम इन्रिचमेंट होता है तो परमाणु बम बनाने लायक नहीं होता है। उसको स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए लगाया जाता है। अब अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, स्पेशली जो इस चार्टर का एक तरीके से विरोध करते हैं, तो अगर हम बात करें नॉन सिग्नेटरी मेंबर की, अगर हम इंडिया की बात करें तो हम जानते हैं कि इंडिया ने 1974 में बुद्धा इज स्माइलिंग नाम से न्यूक्लियर डिटोनेशन टेस्ट किया। राजस्थान के पोखरण में ये टेस्ट किया गया था, और एनपीटी के हिसाब से ये टेस्ट नहीं होना चाहिए था, और ये टेस्ट एनपीटी के हिसाब से इलिजिटिमेट था। बाद में जो है इंडिया ने 1998 में ऑपरेशन शक्ति नाम से परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों का टेस्ट किया, और उसमें हमने देखा गया कि इंडिया ने एटॉमिक वेपन और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस जब दोनों का टेस्ट कर लिया तो इसमें से एक तरीके से पूरे देश में एक सनसनी फैल गई कि इंडिया ने हाइड्रोजन बम का भी एक तरीके से इन्वेंशन कर लिया है। पूरी दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन बनाने की होड़ लग जाएगी पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान भी और चाइना भी एक तरीके से हाइड्रोजन बम सबसे ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये डिटरेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सके। बाद में हम देखते हैं कि अमेरिका और इंडिया के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हो जाती है, और ये सिविल न्यूक्लियर डील होने की वजह से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया को बहुत सारे वेवर मिल जाते हैं, और इंडिया साइन करता है ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस के साथ और साउथ अफ्रीका, इन सब देशों के साथ इंडिया साइन करता है यूरेनियम इंपोर्ट करने के लिए, ताकि वो एक तरीके से यूरेनियम इन्रिचमेंट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। इंडिया के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंडिया को एक तरीके से वेवर देने का फैसला किया है। अब उसके बाद हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बारे में हम जानते हैं कि अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लीबिया को बेचा था, नॉर्थ कोरिया को बेचा था और ईरान को बेचा था। न्यूक्लियर ट्रेडर कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान का जीवन बहुत ही विवादास्पद रहा। वो पाकिस्तान के फादर ऑफ न्यूक्लियर वेपन कहे जाते हैं, और इस लिहाज से उन्होंने चाशमा 1 और चाशमा 2 नाम से 2 परमाणु परीक्षण 1998 में किए, और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो गया। पाकिस्तान का ये कहना है कि इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं किया है, इसीलिए हम भी नहीं करेंगे। ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविज़न है क्योंकि इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 देशों को परमानेंट जो देश हैं उनको ये लेजिटिमेट बनाता है, और जो देश 1967 के बाद डेटोनेशन किए हुए हैं उनको ये प्रोविज़न इलिजिटिमेट बनाता है न्यूक्लियर बम रखने के लिए। और
इसी के वास्ते चाइना ने पाकिस्तान के साथ सिविल न्यूक्लियर डील की है कि चाइना को हम एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई करेंगे, लो एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अगर हम तीसरे कंट्री की बात करें तो नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया स्टार्टिंग में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक मेंबर था, लेकिन बाद में इसने अपने को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से अलग कर लिया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से अलग करने के बाद नॉर्थ कोरिया ने सबसे पहले अपना परमाणु बम का टेस्ट किया, उसके बाद उसने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया। करीब 4 से 5 बार उसने ये टेस्ट किया। और उसके बाद हम देखते हैं इजराइल के पास भी अगर हम देखें तो न्यूक्लियर वेपन है। इजराइल ने अपने न्यूक्लियर वेपन सिपरी के हिसाब से अगर माना जाए तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन की संख्या 100 से 200 है, और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, मतलब स्मॉलर न्यूक्लियर वेपन है। इनकी कैपेबिलिटी कम है इन कंपेरिजन टू लार्जर न्यूक्लियर वेपन। और उसके बाद हम अगर बात करें साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में भी कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन बनाने की, लेकिन साउथ कोरिया ने अभी तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया हुआ है। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जिसके पास अपना खुद का परमाणु टेक्नोलॉजी थी और उसके पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की पूरी क्षमता थी, लेकिन उसने अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को परमाणु बम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अब अगर हम देखें कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वार्सा पैक्ट बनता है, उसके बाद उसके बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद हम देखते हैं कि कैसे बेलारूस ने, यूक्रेन ने और कजाकिस्तान ने अपने परमाणु बम को एक तरीके से रूस को एक तरीके से लौटा दिया था, और इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली कि परमाणु जो प्रोलिफरेशन हो रहा था वो एक तरीके से रुक गया था। बाद में हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे यूनाइटेड स्टेट बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहा था डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कि कहीं भी इंडिया पाकिस्तान की वजह से कोई और देश ना ऐसा हो जाए कि वो भी न्यूक्लियर वेपन का एक तरीके से प्रोडक्शन करने लगे। अब हम ईरान की बात करें तो ईरान मिडिल ईस्ट में ऐसा देश है जो हमेशा से ये चाहता रहा है कि उसको परमाणु बम बनाना है। जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या ईरान न्यूक्लियर डील, ये डील यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर और जर्मनी के बीच हुई थी। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो ये डील चाइना, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के बीच में हुई थी। और उसमें हम देखते हैं कि कैसे 5 परमानेंट सदस्यों ने मिलके ये डील की थी। लेकिन अमेरिका हमेशा से कहता आ रहा है कि जितने भी ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो IAEA के सेफगार्ड में नहीं हैं, और इसलिए हमको विश्वास नहीं होता कि जो भी प्रोविज़न इन्वेस्टमेंट के ईरान के ऊपर लगाए गए हैं वो एक तरीके से फुलफ़िल हो रहे हैं। लेकिन ईरान का हमेशा से कहना है कि हमारे जो भी प्रोग्राम हो पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हैं, हम कोई भी यूरेनियम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी जो भी लगा रहे हैं, चाहे हम नतांज में लगाए हों चाहे फोर्डो फैसिलिटी में लगाए हों, उन सब में कहीं पर भी 20% से ज़्यादा यूरेनियम इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट का जो एक तरीके से सैंक्शन हमारे ऊपर यूनाइटेड स्टेट लगा रहा वो एक तरीके से बेसलेस है, और ऐसे सैंक्शन से पूरे दुनिया को हम एक तरीके से आगाह करना चाह रहे हैं कि इस तरीके के सैंक्शन से हमको बचाया जा सके। बाद में हम देखते हैं सीरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उसकी जो मिसाइल रिएक्टर की टेक्नोलॉजी थी वो चाइना के द्वारा दी गई थी। बाद में हम देखते हैं कि इजराइल ने इन सारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर थे सीरिया के, जो कि चाइनीज़ मेड न्यूक्लियर रिएक्टर थे, इसको एक तरीके से बम से उड़ा दिया गया था। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है पीसफुल यूजेज इसका, क्योंकि हम देख चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी पे कैसे यूनाइटेड स्टेट ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था, और उसमें जान माल की बहुत क्षति हुई थी। उसके हिसाब से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो है न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूजेस को बढ़ावा देने के लिए और न्यूक्लियर रेस को रोकने के लिए, परमाणु बम के रेस को रोकने के लिए। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।